सक्सेस को अक्सर लोग सेलिब्रेट करते हैं और फेलियर को इग्नोर कर देते हैं। सक्सेस हमें ये बताता है कि क्या करना चाहिए, पर फेलियर हमें ये बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग फेलियर को एक शर्त की स्थिति मानते हैं और ये कहानी एक ऐसे वेंचर के बारे में है जिसने कि करीब 30 महीने में 30 करोड़ रुपए खोए। But before digging deep into it, let me give you an introduction about its founders, प्रशांत देसाई and राजीव मेहता। प्रशांत देसाई एक सीए जिन्होंने देश के कुछ सबसे बड़े इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला एंड किशोर बियानी, द फाउंडर ऑफ फ्यूचर ग्रुप, एंड राजीव मेहता जो कि प्यूमा इंडिया के सीईओ थे और जिन्होंने प्यूमा को इंडिया में एक 800 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी बनाई है। प्रशांत देसाई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के सीईओ भी रह चुके हैं, जो कि आज 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से लिस्टेड है। क्योंकि हमें एक बैकग्राउंड मिल चुका है, तो आइए जानते हैं इस वेंचर की शुरुआत कैसे हुई। जुहू बीच मुंबई में मॉर्निंग वॉक के समय प्रशांत देसाई को एक ग्रुप ऑफ रनर्स दिखे जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। प्रशांत देसाई ने वो ग्रुप ज्वाइन किया। जितना ज़्यादा वो दौड़ते थे, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये सारे रनर्स एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने कि हाईली इन्वेस्ट किया हुआ है रनिंग शूज़ में, और इनमें से ज़्यादातर रनर्स को ऐसा लगता था कि ये रनिंग शूज़ बहुत महंगे हैं। एक डिसेंट रनिंग शूज़ नाइकी, एडिडास, रिबॉक, स्केचर्स किसी भी ब्रांड का हो करीब 10 से 15 हज़ार रुपये का आता है। इसके अलावा एक रनर को शॉर्ट्स, टी शर्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ों में पैसा खर्च करना पड़ता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि एक रनर को एक साल में लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और जब भी कोई रनर किसी ग्लोबल ब्रांड का जूता नहीं खरीदना चाहता था, तो उसको 2,000 रुपये का एक लोकल शूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, जिसका रिजल्ट ये होता था कि वो जूता एक रनर्स की सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाता। और ये चीज़ प्रशांत देसाई को स्टक कर गई और उन्होंने वेरियस कंपनीज के आउटलेट्स विजिट करना शुरू कर दिया। और उन्हें वहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में पता चला कि ऑलमोस्ट सारे जूते चाइना या वियतनाम में मैन्युफैक्चर होते हैं। और उन्होंने चाइनीज स्पोर्ट्स शू ब्रांड के बारे में पता करना शुरू कर दिया। चाइना की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स शूज और एपरल ब्रांड है। एंटा के जूते बहुत अट्रैक्टिव थे, बहुत एक्सपेंसिव रेंज था एंटा के पास, और सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस वॉज बिटवीन 1500 to 4000। एंटा एक ऐसा ग्लोबल ब्रांड है जिसको कि सेलिब्रिटी फ्रॉम विद इन चाइना एंड आउटसाइड चाइना यूएसए के बास्केटबॉल आइकन्स इंडोर्स करते हैं। और कमाल की बात ये थी कि प्रशांत देसाई ने कभी एंटा का नाम भी नहीं सुना था, और ना ही उनके साथ के किसी रनर ने, और शायद आपने भी कभी एंटा का नाम नहीं सुना होगा। उन्होंने फिर एंटा के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में सर्च करना शुरू किया और उन्हें पता चला कि एंटा की मार्केट कैपिटलाइजेशन 90,000 करोड़ रुपए थी, विद अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹4500 करोड़। एंटा के पूरे चाइना में 10,000 से भी ज़्यादा स्टोर थे। और फिर उनके मन में एक विचार आया कि व्हाट इफ आई बिल्ड अ कंपनी जस्ट 5% ऑफ एंटा, स्टिल आई विल बी हैविंग 500 स्टोर्स। अगर एक स्टोर 2 करोड़ का भी रेवेन्यू जनरेट करता है एक साल, then also it will be a 6,000 crore rupees company। और यहाँ से प्रशांत देसाई को एक ट्रूली इंडियन स्पोर्ट्स शू ब्रांड बनाने का आइडिया आया। अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जूतों को सोर्स कहाँ से किया जाए। तभी प्रशांत देसाई के एक दोस्त ने उन्हें alibaba.com के बारे में बताया। अलीबाबा के रेफरेंस से प्रशांत देसाई ने बहुत सारे सेलर्स से बात की और सभी सेलर्स ने उन्हें चाइना के कैंटोन फेयर में आने के लिए कहा। कैंटोन फेयर में प्रशांत देसाई ने 200 से ज़्यादा स्टॉल्स को विजिट किया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि चाइना से जूते आने पर इंपोर्ट ड्यूटी और मार्जिन को 3 से 4 गुना कर देने पर भी जूतों का प्राइस 2500 से 3000 के बीच में था। अब प्रशांत देसाई के अगले टारगेट विनोद नायडू थे। विनोद नायडू ने 15 साल से भी ज़्यादा तक सचिन तेंदुलकर के इंडोर्समेंट्स को मैनेज किया था। जब प्रशांत देसाई विनोद नायडू से मिले और उन्हें अपने विजन और जूतों के सैंपल्स दिखाए जो कि वो चाइना से लेकर के आए थे, तो विनोद नायडू इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने तुरंत अनिल कुंबले को फ़ोन लगाया, जो कि उस समय इंडियन क्रिकेट टीम के कोच थे। अनिल कुंबले ने जूतों को 9 on 10 रेट किया
और ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए। अब अगली बारी राजीव मेहता की थी। ये वही हैं जिन्होंने प्यूमा को इंडिया में 800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली। जब उन्होंने राजीव मेहता को अपने प्लान्स और शूज के सैंपल दिखाए तो राजीव मेहता सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह अपने स्किल्स नहीं लाना चाह रहे थे, बल्कि एक इक्वल पार्टनर की तरह आना चाह रहे थे विद एन इक्वल इन्वेस्टमेंट टू प्रशांत देसाई विच वॉज ₹10 करोड़। बाद में राजीव मेहता ने एक पार्टनर की तरह इस वेंचर को ज्वाइन किया। प्रशांत देसाई ने एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया और पता लगाया कि चाइना के मिनिमम ऑर्डर कोड के अनुसार उन्हें पहले 6 महीने में कुछ 35,000 जूते बेचने थे, जिसको कि अगर ट्रांसलेट करें तो लगभग 200 जूते रोज। एक ट्रूली इंडियन स्पोर्ट्स ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने अपने जूते पोर्टलैंड यूएसए में डिजाइन करवाए, जिसको कि स्पोर्ट्स शू डिजाइन का कैपिटल हब। दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक डिफरेंशिएटेड डिजाइन बनवाया मिड सोल के लिए। अब तीसरे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए उन्होंने लास्ट में कुछ चेंजेस किए। किसी भी जूते में लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी से डिपेंड करता है कि कोई जूता किसी को कितना फिट होगा। पर एक परेशानी तब आई जब इन सब चेंजेस के बाद जूते के डिजाइन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। बाद में प्रशांत देसाई ने अपने रनर कम्युनिटी से बात की और उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी दिखी। रनर्स को एसाइक का एक ऑप्शन चाहिए था। अगर आप नहीं जानते तो एसाइक इंडिया में सबसे बड़ी रनिंग शू बनाने वाली कंपनी है। और फिर प्रशांत देसाई ने ब्रूक्स को कन्विंस कर लिया। ब्रूक्स एक प्रीमियम रनिंग शू कंपनी है जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के द्वारा ओन की जाती है। जब तक वे लोग ब्रूक्स से बात कर रहे थे तभी उन्हें एक और प्रोडक्ट का आइडिया आया, कैप्स। और तभी राजीव मेहता के एक दोस्त ने बताया कि न्यू एरा एक इंडियन पार्टनर की तलाश में है। जब कैप्स और हेड गियर्स की बात हो तो न्यू एरा सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड कंपनी है विद एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप विद NBA, NFL, मार्वल, डिज्नी एंड मेनी मोर। और सबसे ज्यादा मजेदार बात ये थी कि उन्होंने न्यू एरा को भी कन्विंस कर लिया। सबसे ज्यादा पॉजिटिव न्यूज तब आई जब ऑफिशियल प्रेस रिलीज हुआ कि डेफाई वाज द ऑफिशियल इंडियन पार्टनर ऑफ न्यू एरा। उन्हें मुंबई इंडियन की टीम से कॉल आया दैट दे वर वेरी कीन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद डेफाई। उन लोगों को इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा की तरफ से भी एक कॉल आया टू लॉन्च एन RS सिग्नेचर लाइन। और फिर उन्होंने बाद में हार्दिक पांड्या को एज द ब्रांड एम्बेसडर साइन किया डेफाई का। गेम ऑन। डेफाई ने बाद में एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ भी एक पार्टनरशिप किया टू एक्सप्लोर अ पार्टनरशिप एज इट्स मर्चेंडाइज का मार्केटिंग पार्टनर फॉर सेकंड सीजन ऑफ इनसाइड एज। एक्सेल एंटरटेनमेंट is owned by Farhan Akhtar and Ritesh Siddhwani jointly. डेफाई ने Amazon के साथ भी एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप डील साइन किया, जिसमें कि Amazon डेफाई से 12,000 पेयर्स ऑफ शूज और 15,000 एप्रल खरीदने के लिए तैयार हो गया। इसके अलावा Amazon 2 करोड़ रुपए जॉइंटली एडवर्टाइजिंग पर खर्च करने के लिए भी तैयार हो गया। इसके अलावा Amazon ने डेफाई को Amazon प्राइम डे के दिन लॉन्च करने का वादा किया और डेफाई को हर न्यूज़पेपर में एक्सक्लूसिव लॉन्च सेक्शन के अंदर फीचर करने का वादा किया एंड टू शोकेस डेफाई इन ऑल देयर प्रमोशन। यहाँ पर एक ट्रिकी पार्ट आता है, मार्जिन एंड डिस्काउंट्स। क्योंकि डेफाई के फाउंडर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने Amazon को डेफाई को डिस्काउंट पे बेचने के लिए मना कर दिया और ये उनकी पहली गलती थी। जैसा कि लेजेंडरी किशोर बियानी कहते हैं, रिटेल में अच्छा पैसा हमेशा अच्छा प्रोडक्ट ढूंढता है और जो बिकता है उसे प्राइम शेल्फ लाइफ मिलती, और यही Amazon कहना चाह रहा था। अब फाइनली लॉन्च डे आ गया था। डेफाई इंगेज रिया चक्रवर्ती, सकीब सलीम, करण टेकर, मंदिरा बेदी, और इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि डेफाई ने 100 करोड़ का व्यूअरशिप जनरेट किया। एक बहुत बड़ा क्राउड, प्रिंट मीडिया, टीवी, डिजिटल मीडिया। लेजेंडरी किशोर बयानी ने खुद से डेफाई को इनॉग्रेट किया। हार्दिक activities around sports. There is a lot of business being built around sports, whether it's clothing, whether it's footwear, whether it's
television, whether it's advertising, and there are celebrities, stars getting created out of sports in a big way. I believe it's becoming a big business also. So sports is taking a new turn. And Pandya came live, and then the spotlight was shifted to Anil Kumble, Farhan Akhtar, Ritesh Sidhwani and Mayank Shivam. ये एक ग्रैंड इवेंट था जिसमें डेफाई ने 45 लाख रुपए और इसका रिजल्ट ये आया कि डेफाई ने उसी दिन 8 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ इतना अच्छा था तो डेफाई फेल कैसे हो गया, और यहाँ पर डेफाई के मिस्टेक्स आते हैं। नंबर 1, डेफाई ने एक हाई रिस्क रिवॉर्ड गेम खेला। नंबर 2, डेफाई को बार बार अवेयर किया जा रहा था पर डेफाई की टीम ने किसी की बात नहीं सुनी। संजीव अग्रवाल, एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर स्केचर्स, जो कि प्रशांत देसाई के फ्यूचर ग्रुप में कलीग भी थे, उन्होंने बार बार कहा कि कुछ और आउटलेट्स विजिट करो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए मार्केट की। संतोष देसाई, जिन्होंने टाइटन, कोलगेट, केलॉग्स, रॉयल एनफील्ड और भी बहुत सारी कंपनियों को पोजीशन करने में मदद की है, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया में स्निकर्स की कोई शॉर्टेज नहीं है और 3000 रुपए के आसपास का कोई भी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है। उत्पल सेठ, जो कि राकेश झुनझुनवाला के पार्टनर थे, उन्होंने प्रशांत देसाई को बताया था कि उनका बिजनेस मॉडल बहुत ही हाई रिस्क है और एक छोटी सी गलती भी उनके बिजनेस को डुबा सकती है। नंबर 3, डेफाई ने अच्छी टीम नहीं बनाई। दे चोज फेमिलियरिटी ओवर कॉम्पिटेंस। नंबर 4, उन लोगों ने शू का प्राइस को गलत कैलकुलेट किया। जब प्रशांत देसाई ने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया तो वो अलग था और जब दोबारा किया तो एक 33% का हाइक देखने को मिला। उन्होंने बिजनेस से पहले ब्रांड बनाने का सोचा। डेफाई फेल इसलिए नहीं हुआ कि उनके पास एक नेसेसरी विजन, डिटर्मिनेशन या करेज नहीं था, बल्कि इसलिए फेल हुआ कि उनकी गलतियां उनके बिजनेस में पॉजिटिव से ज़्यादा एक्सीड कर चुकी थी। और अगर आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आप ये बुक द बायोग्राफी ऑफ अ फील्ड वेंचर बाय प्रशांत देसाई